गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 18 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं, अभी दिसंबर 2024 में ही स्लाइनेक्स अभ्यास का आयोजन ये कहां पर किया गया? तो आंसर होगा विशाखापत्तनम में। तो पहले हम बात करते हैं स्लाइनेक्स अभ्यास की। ये किन देशों के बीच में? देखो इसके नाम से ही क्लियर है। SL मतलब श्रीलंका, I मतलब इंडिया, N मतलब नेवल, X मतलब एक्सरसाइज। तो श्रीलंका और भारत के बीच में एक ये नौसैन्य अभ्यास है। अभी ये 17 दिसंबर को शुरू हो गया, 20 दिसंबर तक चलेगा। इस बार ये इसका 11वां संस्करण है जो कहां पर शुरू हुआ? विशाखापत्तनम में। और इसमें भारत की तरफ से INS सुमित्रा ने हिस्सा लिया है। ये इतना सा तो ये हमारा प्रश्न हो गया। अच्छा, वैसे श्रीलंका के साथ दो एक्सरसाइज आपको और याद रखने होंगे। एक है मित्र शक्ति, ये भी हम श्रीलंका के साथ करते हैं। इस बार भी हुआ था, ये 10वां एडिशन श्रीलंका में हुआ था। एक दोस्ती एक्सरसाइज भी याद रखना, ये भी हम श्रीलंका के साथ करते हैं। इस साल भी हुआ है ये, इस बार 16वां संस्करण हुआ है। भारत, श्रीलंका और मालदीव भी इसमें होता है। इस बार ये मालदीव में ही हुआ है। और हाँ, आपसे श्रीलंका के प्रेसिडेंट का नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है। दो कारण है, एक तो इसी साल ये नए बने थे और अभी ये भारत की यात्रा पर भी आए थे। नाम है अनुराग कुमारा दिसानायके। वैसे यहाँ की प्रधानमंत्री भी अभी नई बनी है। श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री है, नाम है हरिनी अमरसूर्या। अच्छा, वैसे जब भी मिलिट्री एक्सरसाइज का प्रश्न आता है 2024 की सारी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज मैं आपको स्टार्टिंग से ही, साल की स्टार्टिंग से ही रिवाइज कराता आ रहा हूं, अगर आप मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हुए हो तो। अभी मैं एक काम करता हूं, बिल्कुल लेटेस्ट वाली 5-10 एक्सरसाइज बिल्कुल लेटेस्ट वाली मैं आपको रिवाइज कराता हूं। देखो जरा, अभी सिनबेक्स एक्सरसाइज का आयोजन हुआ था, पहली बार हुआ था। ये एक टेबल टॉप मिलिट्री एक्सरसाइज पढ़ा था हमने, भारत और कंबोडिया के बीच में हुआ। ये कहाँ? पुणे, महाराष्ट्र में। अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज 13वां संस्करण था, भारत सिंगापुर के बीच में हुआ, देवलाली, महाराष्ट्र में। वज्र प्रहार एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच में हुआ, ये कहाँ? अमेरिका में। और गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ, इंडोनेशिया में। ऑस्ट्रा हिंद एक्सरसाइज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ, पुणे, महाराष्ट्र में। पूर्वी प्रहार अभ्यास, ये हमारी तीनों सेनाओं ने इसका आयोजन किया था, अरुणाचल प्रदेश में हुआ। रिप्रेक्स, ये एक्सरसाइज इंडियन कोस्ट गार्ड ने आयोजन किया था इसका, पारादीप, उड़ीसा में। संयुक्त विमोचन अभ्यास इंडियन आर्मी ने इसका आयोजन किया था, अहमदाबाद और पोरबंदर में। सारेक्स 2024 का आयोजन इंडियन कोस्ट गार्ड ने किया था, कोच्चि, केरल में। सिम्बेक्स का आयोजन ये भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ था, विशाखापत्तनम में। और अभी अंतरिक्ष अभ्यास हमने पढ़ा था, पहली बार हमने अंतरिक्ष अभ्यास का आयोजन किया, हमारी डिफेंस स्पेस एजेंसी ऑफ इंडिया ने इसका आयोजन किया था। तो ये भी ध्यान रखना। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट वाली अभी मेरे ख्याल से नवंबर दिसंबर की मैंने आपको सारी ये रिवाइज कराई है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक ये कहां पर स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चेन्नई में। देखो, पहले बायो बैंक का मतलब क्या है? तो आप कह सकते हो ये एक ऐसी फैसिलिटी, एक ऐसी सुविधा है जहां बायो सैंपल जैसे कि ब्लड हो गया, यूरिन हो गया या कोई भी जैविक पदार्थ हो गया, उसको लंबे समय तक आप सुरक्षित रख सकते हो। तो अभी ये देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक ये चेन्नई में स्थापित किया गया है। किसने किया? ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने। उद्देश्य क्या है ऐसा करने का? डायबिटीज के बारे में और अधिक रिसर्च करना, ताकि भविष्य में इफेक्टिव ट्रीटमेंट हम विकसित कर सकें डायबिटीज के खिलाफ। तो इसी के लिए ये डायबिटीज बायो बैंक बनाया गया है, जहां पे डायबिटीज जो रोगी होते हैं, जो पेशेंट्स होते हैं, उनके ब्लड सैंपल, उनके यूरिन सैंपल, जो भी बायो सैंपल हो सकते हैं, वो हम यहाँ पे स्टोर कर सकें और जब भी हमें ज़रूरत हो वहाँ पे वो हमें उपलब्ध हो जाए। बाकी डायबिटीज़ की बात करें तो आप सभी जानते हो ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर इंसुलिन का प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाता है, या यूँ कह दें कि इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। और इससे होता क्या है? ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है। तो इंसुलिन ये एक हार्मोन है जो शरीर में शर्करा यानी कि ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करने का काम करता है। और डायबिटीज के कारण होता क्या है? शरीर में शर्करा यानी कि ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है, जो विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है। एक आपके प्रश्न ऐसा बनता है एग्जाम में कि इंसुलिन का जो निर्माण है ये कहाँ पर होता है? तो याद रखना, अग्नाशय में यानी कि पैनक्रियाज में जो बीटा सेल है वो इसका निर्माण करते हैं। अच्छा, डायबिटीज से एक प्रश्न बनेगा, वर्ल्ड डायबिटीज डे ये हम कब मनाते हैं? याद रखना, एग्जाम में पूछा जा चुका है ये प्रश्न, 14 नवंबर, ये आपको याद होना चाहिए। बाकी अगर मैं पूछूं कि भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक
एक्वेरियम इसका नाम है, ये कहाँ पर स्थापित किया? तो बेंगलुरु में। अभी लक्षद्वीप में ब्रांच खोलने वाला पहला प्राइवेट बैंक कौन सा बना था? HDFC बैंक। और पूछूं कि भारत में पहली बार नाइट स्ट्रीट रेसिंग ये सर्किट कहाँ पर बना? तो आंसर होगा चेन्नई में। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ पर शुरू हुई थी? तो आंसर होगा चेन्नई में। और आज हमने पढ़ा देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया? तो भी आंसर हुआ चेन्नई। तो ध्यान रखिएगा ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में पहला वॉल्डनर कप 2024 ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो आंसर होगा ओस्लो में। अच्छा, एक प्रश्न तो मन में यह आएगा, ये एग्जाम में आएगा कि वॉल्डनर कप का संबंध किस खेल से है? याद रखना टेबल टेनिस से, क्योंकि आप भी पहली बार इससे रूबरू हो रहे हो, क्योंकि पहली बार इसका आयोजन हुआ है। तो ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। टेबल टेनिस से इसका संबंध है। तो वॉल्डनर कप की स्थापना स्वीडिश टेबल टेनिस के महान खिलाड़ी जॉन ओवे वॉल्डनर ने की थी। और अब इसका पहला संस्करण हुआ अभी 13 से लेके 15 दिसंबर 2024 तक। कहाँ पे? नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में। और इसे जीता किसने? टीम एशिया ने इसको जीत लिया है, टीम वर्ल्ड को हरा करके। और टीम एशिया में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय जो टेबल टेनिस प्लेयर है उनका नाम मणिका बत्रा है। मणिका बत्रा आपने नाम जरूर सुना होगा, ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। तो प्रश्न में याद क्या रखना है? अभी पहला वॉल्डनर कप 2024 ये कहाँ पर हुआ? एक तो ये याद रखना वॉल्डनर कप का संबंध किससे है? टेबल टेनिस से। कहाँ पे हुआ? नॉर्वे ओस्लो में हुआ है। किसने जीता? टीम एशिया ने। किसे हराया? टीम वर्ल्ड को हराया। और टीम एशिया की एकमात्र भारतीय प्लेयर भी इसमें है। कौन है? नाम क्या है? मणिका बत्रा इनका नाम है। बाकी टेबल टेनिस से मैं आपको याद दिलाऊं, एक तो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की स्थापना बात करें 1926 में होती है। हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है और हेड है पेट्रा सॉर्लिंग। अभी 2025 में जो वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप है ये कहाँ पर होगा? दोहा कतर में होगा। और इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का राजदूत एम्बेसडर बनाया था शरद कमल को। अभी शरद कमल से याद आएगा, पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक थे ये शरद कमल PV सिंधु के साथ। उसके अलावा वे 2022 में इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के एथलीट आयोग के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी भी हैं। और अभी इसी साल जो 27वां एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 हुआ था अस्ताना कजाकिस्तान में, उसमें भारत ने टोटल 3 ब्रोंज जीते थे। बाकी ये जो सारे नाम लिखे हैं ये हमारे बेस्ट जो टेबल टेनिस प्लेयर्स हैं उनके नाम है। इनको एक बार रीड कर लेना, क्योंकि इस तरह के एग्जाम में प्रश्न आ जाते हैं, खिलाड़ी का नाम देके पूछ लेंगे, बताओ उनका संबंध किस खेल से है। तो शरद कमल हो गया, जी सातियान हो गया, मणिका बत्रा, मानव ठक्कर, श्रीजा अकुला, उर्मी घटक, सौम्यजीत घोष, ये सब हमारे टेबल टेनिस प्लेयर हैं। ध्यान में रखना ये प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जारी 38 नंबर के जो नेशनल गेम्स हैं उसका शुभंकर लॉन्च कर दिया गया है, वो क्या है? तो आंसर होगा मोनाल। तो 38 नंबर के नेशनल गेम्स आप सबको पता है कहाँ पर होंगे? उत्तराखंड में होंगे। 2025 में ये होंगे। वैसे अभी 2024 में होने वाले थे नवंबर में, लेकिन कैंसिल हो गए। अब ये 2025 में होंगे। 28 जनवरी को शुरू होंगे, जो 14 फरवरी 2025 तक चलेंगे। और अभी इसका मैस्कॉट लॉन्च कर दिया गया है, शुभंकर। क्या है? मोनाल, जो कि उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है। इसके अलावा इसका एंथम भी लॉन्च किया गया। एंथम याद रखना क्या है? संकल्प से शिखर तक। ठीक है, तो ये 2 बातें याद रखना। अच्छा, इसी से मिलता जुलता मुझे कुछ याद आ रहा है। चलो ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। देखिए आप में से किस को याद आ रहा है? ये तो हमने पढ़ा मोनाल। आप मुझे बताओ, इसरो जो है, हमारी जो स्पेस एजेंसी है इसरो, ये नेपाल के सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। इसी साल हमने पढ़ा था। उस सैटेलाइट का नाम क्या है? मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। अगर आप मेरे साथ करंट अफेयर्स पढ़ते हो डेली क्लास में तो आपको भी याद आएगा। उसका संबंध मोनाल से ही है, मतलब मिलता जुलता शब्द है। अब एग्जैक्टली मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप खुद से देखिएगा कि आप में से किस किस को ये प्रश्न आता है। इसमें कोई नंबर वगैरह तो नहीं मिल रहे हैं, कोई टेस्ट तो नहीं ले रहा हूं, लेकिन ये खुद का एनालिसिस करने के लिए क्वेश्चन है। इससे आपको पता लगेगा जब भी मैं आपको रिवीजन करवाता हूं तो उससे कितनी चीजें आपको केवल रिवीजन करने मात्र से याद हो जाती है। बाकी अगर हम बात करें, इससे पहले जो 37 नंबर के नेशनल गेम्स हुए थे 2023 में गोवा में हुए थे, उसमें मैस्कॉट क्या था? शुभंकर था, मोगा, और उसमें टॉप पे महाराष्ट्र था। और एक बात आप नोट कर सकते हैं, नेशनल गेम्स में जो टॉप पे होता है ना, उसे एक ट्रॉफी मिलती है। उस ट्रॉफी को कहते हैं राजा बलिंद्र सिंह ट्रॉफी। मैं आपको ये भी बता दूं, जो पहली बार जो नेशनल गेम्स हुए थे फर्स्ट, वो 1924 में हुए थे लाहौर में, और तब इसको इंडियन ओलंपिक गेम्स कहते थे। फिर इसका जो नवा संस्करण हुआ था 1940 में बॉम्बे में,
तब से इसका नाम बदल नेशनल गेम्स कर दिया गया। अब जो होंगे 38 नंबर के होंगे। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा अभी जो 8वें वुमेन एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2024 हुई थी भारत में भी कहाँ, बिहार के राजगीर में, जिसका रिजल्ट तो आ गया है, भारत ने जीत लिया, चाइना को हरा दिया। उसके लिए शुभंकर क्या लॉन्च किया गया था, तो वो याद रखना गुड़िया था और ये मोनाल है। ठीक है, 2 तरह के शुभंकर अभी आपको याद रखने। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि अभी हाल ही में भारत के किस प्रोजेक्ट को ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल ने स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया, तो आंसर होगा श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट को। तो अभी श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट को ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल ने स्वॉर्ड ऑफ ऑनर्स अवार्ड से सम्मानित किया है। तो ये जो अवार्ड है ये श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट को इसलिए दिया गया क्योंकि राम मंदिर प्रोजेक्ट को पूरा करते समय सुरक्षा प्रबंधन यानी कि सेफ्टी मैनेजमेंट और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का पूरी तरह से पालन किया गया। इसके अलावा लार्सन एंड टुब्रो कंपनी, क्योंकि उसी ने इस मंदिर को निर्माण किया बनाया है, तो उसको अभी नेशनल सेफ्टी काउंसिल के द्वारा गोल्डन ट्रॉफी से भी सम्मानित किया गया। ये भी पॉइंट ध्यान रखना। अच्छा, राम मंदिर की बात है, 2 प्रश्न सीधे साधे बनते हैं कि इसमें जो रामलला की मूर्ति है उसके मूर्तिकार कौन है, तो अरुण योगीराज है। और राम मंदिर का डिजाइन किसने तैयार किया था, चंद्रकांत सोमपुरा ने। ये दोनों पॉइंट याद रखना, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। एक और मंदिर न्यूज में रहता है, होयसला मंदिर। ये होयसला मंदिर कहाँ पर, एक तो ये याद रखना कर्नाटक में है। और क्यों न्यूज में रहता है, क्योंकि ये हमारी 42 नंबर का यूनेस्को विश्व विरासत स्थल बना था, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अच्छा, मेरे को एक प्रश्न का उत्तर दो। हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री साहब हैं योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया था कहाँ पे। अगर इस तरह का एग्जाम में प्रश्न आ गया और आपने पढ़ा नहीं ना, तो आप अगर ऑप्शन में उत्तर प्रदेश लिखा होगा तो उत्तर प्रदेश ही आंसर लगाओगे, लेकिन इसका सही उत्तर है त्रिपुरा, ये ध्यान रखना। और अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था तमिलनाडु के अबथ सहायेश्वर मंदिर संरक्षण परियोजना को अभी सांस्कृतिक विरासत संरक्षण 2024 के लिए यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड मिला था, पढ़ा था हम लोगों ने, ये भी याद रखना। और दुनिया का पहला ओम के आकार का मंदिर का अभी निर्माण हुआ, इसका उद्घाटन हुआ कहाँ पे, राजस्थान में भी कहाँ, पाली में। और इसी साल अबू धाबी में आपको याद होगा पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उसका नाम है BAPS हिंदू मंदिर। तो ये मंदिरों से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स मैंने आपको रिवाइज कराए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि अभी हाल ही में CPTPP यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बन गया, तो इसका सही उत्तर होगा ब्रिटेन। अच्छा, पहले अगर हम बात करें कि ये CPTPP क्या है, तो फुल फॉर्म तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये है क्या, तो ये एक ट्रेड एग्रीमेंट है, व्यापार समझौता है, जो कि अस्तित्व में आया 2005 में। एक्चुअली में प्रशांत महासागर के तटों पर स्थित देशों के बीच ये एक ट्रेड एग्रीमेंट है, या यूं कहें कि इन सदस्य देशों के बीच ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसका उद्देश्य क्या है, सदस्य देशों में व्यापार के लिए टैरिफ कम करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, नवाचार यानी कि इनोवेशन और उत्पादकता को बढ़ाना, और पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करना। मतलब जो भी इसके सदस्य देश हैं उनके बीच व्यापार अच्छे से हो सके, उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, पर्यावरण संरक्षण पे काम किया जाए, इनोवेशन पे काम किया जाए। और अभी ब्रिटेन इसी में शामिल हो गया है और इसमें शामिल होने वाला वो पहला यूरोपीय देश बन गया है, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। वे इसके 12वें नंबर का सदस्य देश बना है। वैसे टोटल सदस्य बता दूं मैं आपको, ये टोटल फोटल नहीं पूछेंगे आपसे, ये जरूर पूछेंगे अभी लेटेस्ट कौन सा बना, फिर भी देख लो। कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रुनेई, चिली, मलेशिया, मैक्सिको, पेरू, सिंगापुर, वियतनाम और अभी बन गया ब्रिटेन। वैसे अमेरिका भी पहले इसमें सदस्य था, लेकिन 2017 में वो इससे बाहर हो गया। फिर इसमें 11 ही सदस्य बचे थे, लेकिन अभी फिर 2024 में ब्रिटेन इसमें शामिल हो गया, तो अब इसमें 12 सदस्य हो गए हैं। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री का नाम याद है ना, याद रखना, कीर स्टारमर है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, अगले में बढ़े उससे पहले एक प्रश्न पूछता हूँ, सिंपल सा प्रश्न है कि UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को अपनाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है, और ये बताओ कि शेंजेन वीजा को डिजिटली लाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है। ये 2 इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपसे पूछे, बताइए। हम अगले प्रश्न की ओर अभी बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में फेंसिंग कॉन्फेडरेशन ऑफ एशिया के महासचिव चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं,
तो आंसर होगा राजीव मेहता। तो अभी उज्बेकिस्तान के ताशकंद में फेंसिंग कॉन्फेडरेशन ऑफ एशिया की बैठक हुई है और उसी में भारत के राजीव मेहता को इसका सेक्रेटरी जनरल महासचिव चुन लिया गया है और इस तरह से वो इस पद पर आने वाले पहले भारतीय हैं। वो इस पद पर 4 साल तक रहेंगे। राजीव मेहता इनका नाम है। एशियन फेंसिंग कॉन्फेडरेशन की बात करें जिसकी स्थापना होती है 1988 में, हेडक्वार्टर दुबई UAE में है। और फेंसिंग की बात आती है, फेंसिंग मतलब तलवारबाजी की यहाँ बात हो रही है। आपने देखा होगा तलवारबाजी, वाइट कपड़े पहनते हैं, तलवार पकड़ते हैं। और फेंसिंग प्लेयर, भारत की मोस्ट इंपॉर्टेंट फेंसिंग प्लेयर का नाम याद रखना भवानी देवी है। कई बार इनका अक्सर नाम न्यूज़ में रहता है। देखो ये ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट इसी तरह के मैंने आपके लिए रखे हैं। टीवी नरेंद्रन ये टाटा स्टील के CEO हैं, अभी वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के चेयरमैन बने थे और इस पद पर आने वाले ये दूसरे भारतीय बने। वैसे नवीन जिंदल का नाम भी याद रखना, अभी इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष बने और रणधीर सिंह एशियन ओलंपिक काउंसिल के पहले भारतीय अध्यक्ष ये बने थे। तो ये भी नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से माल की आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो आंसर होगा जलवाहक योजना। तो अंतर्देशीय यानी कि इनलैंड, यानी कि अपने देश में ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो भी माल है, जो भी सामान है, उसे पहुंचाने के लिए हम जलमार्गों का इस्तेमाल करेंगे और उसी के लिए ये जलवाहक योजना भी शुरू की है। देखो जैसे गंगा नदी है, वो भारत में बहुत बड़ा जलमार्ग बनाती है और इस पर तो आपको पता है राष्ट्रीय जलमार्ग 1 नेशनल वाटरवेज 1 भी बनाया गया है। तो गंगा नदी के रास्ते से जहाज इलाहाबाद से कोलकाता तक जा सकते हैं और इस जलमार्ग से कोयला, खाद्य पदार्थ और कच्चा माल ट्रांसपोर्ट होता है। तो अभी हमारे जो शिपिंग मंत्री हैं कौन है? सर्बानंदा सोनोवाल। उन्होंने कोलकाता से अंतर्देशीय जलमार्गों इनलैंड वाटरवेज के माध्यम से माल की आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए अभी जलवाहक नाम से एक योजना शुरू की है। ये नाम आपको ध्यान रखना है। ऐसा करने से होगा क्या भाई, अगर जल के थ्रू हम ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाएंगे तो ये हमें सस्ता पड़ेगा, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगा, सामान जल्दी पहुंचेगा और सुरक्षित भी रहेगा। अच्छा आप यूं बताओ, ये तो हमने कहा कि जो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है किस नदी पर है? नेशनल वाटरवेज 1 गंगा नदी पर। इसी तरह से पूछूं राष्ट्रीय जलमार्ग 2 नेशनल वाटरवेज 2 ये किस नदी पर बना है? तो याद रखना ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, तो जलवाहक योजना का नाम याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन सुपर 100 ओडिशा मास्टर्स 2024 बैडमिंटन ओपन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा ऋत्विक संजीवी सतीश कुमार ने। ये पूरा इनका एक ही नाम है। तो BWF सुपर 100 उड़ीसा मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 की हम बात कर रहे हैं। 10 से लेकर 15 दिसंबर तक ये अभी हुआ कटक उड़ीसा में ही। इस बार इसका ये तीसरा संस्करण था और इसमें मेन सिंगल का टाइटल जीता ऋत्विक संजीवी सतीश कुमार ने। हराया यहाँ पे इन्होंने फाइनल में किसको? भारतीय बैडमिंटन प्लेयर को ही हराया है। उनका नाम है थारुण मन्नेपल्ली। वही वुमेन्स सिंगल्स में अगर बात करेंगे महिला एकल में, तो वो जीता है के यान ने। वो चाइनीज़ हैं और इन्होंने हराया है भारतीय प्लेयर तन्वी शर्मा को। अब यहाँ पे बैडमिंटन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ जो 2024 में हमने पढ़े थे। एक तो बिल्कुल लेटेस्ट आपको याद आएगा भी दिसंबर का ही, सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 ये लखनऊ में ही होता है और इसमें पुरुष और महिला मेंस और वुमेन्स सिंगल का भारत ने ही जीता है। महिलाओं में PV सिंधु विजेता रही, तो पुरुषों में लक्ष्य सेन, ये याद रखना। उसके अलावा अगर पूछे बॉर्न इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट जो जर्मनी में हुआ था उसमें वुमेन सिंगल जीता तन्वी शर्मा ने। BWF मलेशिया मास्टर्स 2024 मेन सिंगल जीता था विक्टर एक्सेलसेन ने, डेनमार्क से हैं और महिलाओं का एकल खिताब वांग जी यी चाइना की हैं। इन्होंने हराया था PV सिंधु को। और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की बहुत बेस्ट जोड़ी है। इनसे प्रश्न एक तो ये आता है कि 2023 का जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है वो इन्हीं को मिला था। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। और इन्होंने अभी फ्रेंच ओपन में मेंस डबल का खिताब जीता, थाईलैंड ओपन में मेंस डबल का खिताब जीता। और ये जो मैंने अभी आपको बताया ऊपर वो ये रहा पॉइंट। उसके अलावा बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2024 ये मलेशिया में हुआ था और इसमें इंडियन वुमेन टीम ने गोल्ड जीता था। 2025 में जो BWF वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप होगा याद रखना असम के गुवाहाटी में होगा।
साई प्रणीत, ये भारतीय बैडमिंटन प्लेयर थे, इसी साल संन्यास ले लिया। और इसी तरह से जापान के एक फेमस बैडमिंटन प्लेयर रहे केंटो मोमोटाम ने भी इस बार रिटायरमेंट ले लिया। 2024 का जो थॉमस कप हुआ था, पहले तो ये याद रखना थॉमस कप उबेर कप का संबंध किससे है। ये थॉमस कप तो पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट है और उबेर कप ये महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट है। अभी जो हुआ दोनों को चाइना ने जीता और दोनों में इंडोनेशिया को हराया, तो आपके लिए याद रखना बड़ा आसान होगा, याद रखना। और अगर आप मुझसे पूछो कि इस बार का ये थॉमस कप उबेर कप कहाँ पे हुआ, तो चाइना में हुआ था। और अब 2026 वाला कहाँ पे होगा, डेनमार्क में होगा, ये भी मैं आपको बता दूं। उसके अलावा अभी बैडमिंटन एशिया अंडर 15 जूनियर चैंपियनशिप 2024 जो हुआ चाइना में, उसको तन्वी पत्री ने जीता। और प्रमोद भगत ये हमारे बैडमिंटन प्लेयर हैं। तो BWF ने डोपिंग के कारण 18 महीने का बैन लगा दिया इन पे, तो उनका नाम भी न्यूज़ में था। कुछ स्टैटिक मैं आपको बताऊं तो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की बात करें, स्थापना होती है 1934 में। नई दिल्ली में मुख्यालय है, हेड है हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं। बाकी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात करें तो इसकी भी स्थापना होती है 1934 में। हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया में है और प्रेसिडेंट है पॉल एरिक। और थॉमस कप, उबेर कप, सुधीरमन कप, नारंग कप, रहमतुल्ला कप, चड्डा कप, इन सब का संबंध बैडमिंटन से है। तो ये ध्यान रखना, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको रिवाइज करा है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में गूगल ने किसे भारत का नया कंट्री मैनेजर बनाया है, तो आंसर होगा प्रीति लोबान को। तो अभी गूगल ने प्रीति लोबान को भारत के लिए नया कंट्री मैनेजर अपॉइंट किया है। वे संजय गुप्ता की जगह लेंगी। संजय गुप्ता ये अब गूगल के एशिया पैसिफिक रीजन के चेयरमैन बन गए हैं। गूगल के बारे में आपको बताऊंगा, उससे पहले ऑप्शन भी देख लो। जयतीर्थ राघवेंद्र अभी ब्रह्मोस एरोस्पेस के हेड बने। के संजय मूर्ति कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने। और अरविंदर सिंह साहनी इंडियन ऑयल के अध्यक्ष बने थे। गूगल की बात करें तो स्थापना होती है 1998 में। फाउंडर लेरी पेज और सर्जे बिन है। और हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया US, CEO सुंदर पिचई, पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट। और अभी हमने पढ़ा था कि गूगल ने हैदराबाद में गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर को लॉन्च किया। भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से लड़ने के लिए DG कवच इसने लॉन्च किया था। और अभी क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए विलो चिप भी डेवलप किया है गूगल ने ही, तो ये भी ध्यान रखना। बाकी ये थी आज की आपकी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मैंने आज बताया नहीं बीच क्लास में आपको, लेकिन अगर कोई नए स्टूडेंट हैं, पहली बार देख रहे हैं यहाँ पे, तो मैं आपको बता दूं कि इन सभी क्वेश्चंस का जो भी आज हमने पढ़ा है वो सभी आपको PDF की फॉर्म में मिलेगा। डिटेल्ड PDF मिलती है डेली, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। वीडियो अपलोड होने के 5-6 मिनट के अंदर आपको क्विज और PDF मिल जाती है। तो कहाँ मिलती है? एक तो अपने टेलीग्राम चैनल पे जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, और अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, या आप डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। क्विज जरूर लगाएं, प्रैक्टिस करते रहें। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने लंबे समय तक आपको चीज़ें याद रहेगी। कम से कम एग्जाम टाइम तक आपको चीज़ों को याद रखना है, तो तब तक आप रिवीजन ज़रूर करते रहें। चीज़ों को याद रखने का और कोई शॉर्टकट नहीं है। जितना आप रिवीजन करेंगे उतने अच्छे से चीज़ें आपको याद रहेगी। बाकी इन वीडियोस से अगर आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज़ इन वीडियोस की भी एक बार हेल्प करें इन्हें अपने दोस्तों के साथ में, और स्टडी ग्रुप में शेयर करके वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। चलो अभी मैं आपको कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था, अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को किसने जीता? मुंबई ने। जॉर्जिया देश के राष्ट्रपति बन गए मिखाइल कावेलाशविली। और किस राज्य ने भारत की पहली योग नीति शुरू की? तो आंसर होगा उत्तराखंड। 13वां एडमिरल कप 2024 को किसने जीता? रशिया ने। अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 105वां देश बन गया मोल्दोवा। मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध बेगा चित्रकार का निधन हो गया, नाम क्या था? जोधैया अम्मा। चक्रवात चीडो ने अभी किस देश में सबसे ज्यादा तबाही मचाई? तो मोजाम्बिक। और अभी 2025 के महाकुंभ मेले के दौरान भक्तों की मदद के लिए प्रधानमंत्री जी ने अभी एक चैटबॉट लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? कुंभ सहायक। और नुपी लाल नुमित कार्यक्रम ये कहाँ पे आयोजित हुआ? तो मणिपुर। और आखिरी प्रश्न पूछा था, किस देश ने डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया? तो आंसर होगा अमेरिका। तो चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं फिर। तो कल के वीडियो में पूछा था किसने इस कोर्स 2.0 एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा सेबी ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।